जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। सभी को सेंसर क्लासेज में रवि वर्मा के साथ स्वागत है। आइए हम लोग सीखते हैं फिजिक्स के अगले सीरीज में। आज लेकर आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहला है हमारा वांडी ग्राफ जनित, दूसरा में सीखेंगे साइक्लोट्रॉन, तीसरा आता है ट्रांसफॉर्मर, चौथा है विभव मापी, पांचवा नंबर है गोल चालक की धारिता का व्यंजक और छठा है संधारित्र की संचित ऊर्जा का व्यंजक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा आपका है उसमें 6 क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। 3 क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 3 into 5 15 मार्क्स आपको कवर हो गए। तो आइए मुख्य बातें आते हैं कि जितने भी आपको एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, अब समझना है जितने भी आपको वर्णन वाले क्वेश्चन है, अब वो छोटी छोटी नंबरिंग से आपका छोटे छोटे आधार पर वो जाकर 5 नंबर बन पाते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन है वांडी ग्राफ जनित्र का, साइक्लोट्रॉन का या ट्रांसफार्मर का या विभव मापी का, किसी भी का बात करें हम तो 5 नंबर आएगा कैसे। तो सबसे पहले टर्म तो हो गया कि उसके कई पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है कि वो क्या है, पहला पार्ट है वो क्या है, उसका काम क्या है। दूसरा उसका पार्ट आता है कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका सिद्धांत क्या है। तीसरा उसका बनावट, कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, बना हुआ कैसे है। और चौथा उसका आता है कार्यविधि, वर्किंग प्रोसेस क्या है। तब लास्ट टर्म में किसी किसी क्वेश्चन में आता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय व्यंजक। तो ये जितने भी वर्णन वाले मिलेंगे, व्यंजक में तो डायरेक्ट माना कि करके गणितीय व्यंजक सिद्ध करना होता है, लेकिन वर्णन वाले जितने भी मिलेंगे उसमें क्या मिलेंगे, क्या है पहले लिखना है आपको, सिद्धांत उसके बाद लिखना है पहला क्या है, दूसरा सिद्धांत, तीसरा बनावट, चौथे टर्म में लिखना है क्रियाविधि। तो आइए छोटी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आपका धारा घनत्व क्या है। पहला प्रश्न है धारा घनत्व क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी। धारा घनत्व से क्या समझते हैं, तो याद रखेंगे कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सबस्टेंस ले लिए, जैसे इसको भी, अब उसमें कहता है कि जितने एक इकाई, क्या लिखा गया है, धारा बटा क्षेत्रफल, एक इकाई क्षेत्रफल में धारा का जो भी मान उपस्थित होगा उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। जैसे कुछ भी ले लिए, ये ले लिए, इसका एक इकाई क्षेत्रफल में, एक इकाई क्षेत्रफल में जितना धारा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को सूचित किया जाता है जे द्वारा। दूसरा आता है रैखिक आवेश घनत्व क्या है। देखिए यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी लेकर चल रहे हैं, फिर से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन का आपका सीरीज अलग बनेगा। रैखिक आवेश घनत्व क्या है, तो रैखिक का मतलब होता है कि यदि कोई छड़ चालक है, यदि कोई छड़ चालक है तो इसकी एक इकाई लंबाई में, मान लिया जाए कि यहां से यहां तक जो लंबाई है वो एक इकाई है, तो एक इकाई लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होगा, एक इकाई लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। और इसकी लंबाई एल ले लिया और इस पे चार्ज क्यू आ गया और इसको सूचित करते हैं लैम्डा से, तो इसीलिए लैम्डा बराबर होता है क्यू बटा एल। मात्रक निकाल लेंगे, आवेश का मात्रक कुलाम और लंबाई का हो जाएगा मीटर, तो कुलाम प्रति मीटर। नेक्स्ट कहता है कि यदि इस बोर्ड को मान लिया जाए कि धातु का है, मेटल का है, तो उसी प्रकार से कहता है किसी धातु के चदरे पर, किसी धातु के चदरे पे, इसको अगर एक इकाई क्षेत्रफल मानते हैं, किसी धातु के चदरे पर एक इकाई क्षेत्रफल में आवेश के उपस्थित मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहां से आपको 3 क्वेश्चन शॉर्ट में मिला। धारा घनत्व क्या है, रैखिक आवेश घनत्व क्या होते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होते हैं। आइए अब सीखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दे,
ताकि उनकी बोर्ड परीक्षा फिजिक्स खास करके खराब ना जाए। फिजिक्स से बहुत बच्चों को डर लगती है। तो आइए आपको डर को आसान बनाने आ गए हैं। पहला नंबर हेडिंग लगाएंगे 1D ग्राफ जनित्र। 1D ग्राफ जनित्र। अब ये होता क्या है? तो जनित्र टर्म से ही पता चल रहा है ये जनरेटर होगा, और जनरेटर क्या निकालता है? विद्युत धारा। तो ये भी निकालेगा विद्युत धारा। तो 1D ग्राफ जनित्र की सहायता से भी उच्च वोल्टता प्राप्त करते हैं। अब एक बात बहुत ही आपका उपयोगी होगा कि कोई भी आपको फिजिक्स में क्वेश्चन देता है वर्णन करने वाला, तो थोड़ी सी पॉइंट को आप समझिए कि यदि उससे धारा का मान पता हो, प्रतिरोध निकले, विभव निकले, क्लियर है, धारिता निकले, ये कुछ भी ज्ञात करे, धारा ज्ञात करने वाला हो, प्रतिरोध ज्ञात करने वाला हो, विभव ज्ञात करने वाला हो, धारिता ज्ञात करने वाला हो, आवेश ज्ञात करने वाला हो, इस सब में अपने से एक लाइन जोड़ना है कि इट इज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। यहां तक हो जाएगा। तो इससे भी पता चल रहा है कि इससे ज्ञात क्या करते हैं? उच्च वोल्टता। खोज कौन किया इसका? खोज जो है जोसेफ 1D ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने किया है। जोसेफ 1D ग्राफ नामक, इसीलिए इसको 1D ग्राफ जनित्र भी बोलते हैं। तो आंसर में परीक्षा में लिखेंगे कैसे? तो परीक्षा में जैसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नंबर दीजिए, आंसर देकर लिखना है कि 1D ग्राफ जनित्र, 1D ग्राफ जनित्र एक विद्युतीय उपकरण है। एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से 10 के पावर 4 ब्रैकेट में लिख सकते हैं उच्च वोल्टता प्राप्त किया जा सकता है। ये हो गया हमारा, क्या है जो टर्म हो गया पॉइंट नंबर ए। अब स्टार देकर इसी में लिख लेंगे इसका सिद्धांत। क्या दे देंगे? सिद्धांत। सिद्धांत में लिखेंगे कि नुकीले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण आवेश खोखले गोले के संपूर्ण सतह पर चला जाता है। इस सिद्धांत तक आप लोग सीख लिए कि नुकीले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण जो आवेश है वो खोखले गोले के सतह पर चला जाता है। अब आते हैं बनावट में। नेक्स्ट आता है आपका इसका पार्ट बनावट। तो बनावट में अब ध्यान देना है कि बनावट में इसे बनाने के लिए एक खोखले गोला लेते हैं। गोले के अंदर में एक पुल्ली लगी होती है और उसी पुल्ली के ठीक नीचे एक दूसरी पुल्ली लगी होती है। जिस दोनों पुल्ली को कुचालक बेल्ट द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। इस दोनों पुल्ली को कुचालक बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये हो गया P1, ये हो गया P2। ये P1 इसको हम घिरनी भी बोल सकते हैं, इसको भी घिरनी बोलेंगे। घिरनी 1, घिरनी 2। घिरनी 2 जो है ये मोटर से जुड़ा होता है।
घिरनी टू मोटर से जुड़ा होता है। अब इसके नजदीक में एक जो है कंघी लगा देते हैं, जिसको गोला से जोड़ देते हैं। इस कंघी का नाम होता है संग्राहक कंघी। संग्राहक कंघी। यहाँ पर भी एक कंघी लगा दिया जाता है और इस कंघी को HVT हाई वोल्टेज टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और इस कंघी का नाम देते हैं उत्सर्जक कंघी। उत्सर्जक कंघी। अब इसके पश्चात जो है पूरे उपकरण को इस प्रकार से क्या करते हैं, ढक देते हैं और यहाँ पर पिलर के द्वारा खड़ा कर दिया जाता है और पूरे नीचे पिलर को कंक्रीट के माध्यम से जाम कर दिया जाता है। ये हो गया हमारा बनावट। तो बनावट आपको समझ में आ गया होगा। बनावट वाले पार्ट को थोड़े से देख लेना है अच्छे से, बनावट को सुन लेंगे कि वानिटी ग्राफ जनित्र बनाने के लिए धातु का एक खोखला गोला लेते हैं। धातु का एक खोखला गोला लेते हैं। खोखले गोले के अंदर में एक घिरनी P1 लगी होती है। घिरनी P1 के ठीक नीचे एक दूसरी घिरनी P2 लगी होती है। दोनों घिरनी को आपस में कुचालक बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। दोनों घिरनी को आपस में कुचालक बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। घिरनी P1 के पास एक कंघी K1 लगी होती है, जिसे संग्राहक कंघी कहते हैं, और घिरनी P2 के पास में एक अन्य कंघी K2 लगी होती है, जिसे उत्सर्जक कंघी कहते हैं। उत्सर्जक कंघी को उच्च वोल्टता द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब आता है लास्ट पार्ट इसका, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि भी सुन लीजिए। कहता है कि वानिटी ग्राफ जनित्र को क्रिया में लाने के लिए जब उत्सर्जक कंघी को उच्च वोल्टेज से जोड़ा जाता है तो उत्सर्जक कंघी का नुकीले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ पर जो धूल कण में आवेश है वो कंघी के पास जमा हो जाता है, जो कुचालक बेल्ट के जरिए घिरनी P1 के पास चला जाता है, जहां संग्राहक कंघी K1 उसे अपनी ओर अवशोषित करके गोले के सतह पर भेज देता है और यह क्रिया बार बार होते रहती है, जिसके कारण संपूर्ण खोखले गोले के अंदर आवेश भर जाता है, जिसे अपनी लक्ष्य की ओर 10 के पावर 4 वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा वानिटी ग्राफ जनित्र कंप्लीट। यहां तक क्लियर है आपको। अब आ जाइए सेकंड नंबर में। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपका साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में भी सीखेंगे पहले क्या है। तो कहता है साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से 10 के पावर 7 वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये हो गया क्या है, लिख दिए। दूसरा नंबर है आपका सिद्धांत। किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो कहता है प्रवर्तित विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण धन आवेशित कण अल्फा और प्रोटॉन की जो गति है वो वृत्ताकार हो जाती है, जिस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। परावर्तित विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण धन आवेशित कण में अल्फा और प्रोटॉन का जो गति है वो वृत्ताकार हो जाता है। इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। थर्ड नंबर आते हैं बनावट कि साइक्लोट्रॉन बनाते कैसे हैं। तो याद रखना है, इसमें चुंबक का 2 ध्रुव लेते हैं। एक ले लिए हम
नॉर्थ पोल और दूसरा ले लिए साउथ पोल। दूसरा कौन सा ले लिए? साउथ पोल। चुंबक दोनों ध्रुवों के बीच में धातु का दो टुकड़ा लेते हैं जिसका जो आकार है अंग्रेजी के डी अक्षर जैसा होता है, जिसका आकार अंग्रेजी के डी अक्षर जैसा होता है, जिसे डिज कहते हैं। डिज के बीच में धन आवेशित कण अल्फा और प्रोटॉन को रख दिया जाता है और दोनों डिज को विद्युतीय क्षेत्र से बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये हो गया बनावट। बनावट फिर से सुन लेंगे। साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए चुंबक का दो ध्रुव लेते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों के बीच में धातु का दो टुकड़ा जिसका आकार अंग्रेजी के डी अक्षर जैसा होता है उसे डिज कहते हैं। दोनों डिज के बीच में धन आवेशित कण अल्फा और प्रोटॉन को रख दिया जाता है और दोनों डिज को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तब आता है आपका डी नंबर कार्यविधि। डी नंबर है आपका कार्यविधि। 21 प्रिंसिपल पे कार्य करता है, जो समझ रखें। अब देखिए कार्य करता कैसे है। तो कहता है कि जब इस डिज को विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे धातु वाले क्षेत्र में क्या होती है? इस धातु वाले क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इधर से आपका चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। ये बनाता है चुंबक आपका चुंबकीय क्षेत्र और ये बनाता है विद्युतीय क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण धन आवेशित कण जो है इस सर्कुलर मोशन में गति करना शुरू कर देता है और इसकी गति इतनी तेज होती है कि लास्ट में जो हम लोग टारगेट निकालते हैं 10 के पावर 7 वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये हो गया क्रिया विधि। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि साइक्लोट्रॉन में उपयोग किया जाता है, कौन से कण को उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे धन आवेशित कण को। धन आवेशित कण कौन है? अल्फा। अल्फा पर 2 इकाई धन आवेश होता है। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे भी आपका धन आवेश होता है। क्वेश्चन आपको बनाकर पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है या इलेक्ट्रॉन का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के तुलना में क्या हो जाता है? कम जाता है, जिसके कारण उसकी गति जो है बहुत तेज हो जाएगी, जिसको रोक पाना संभव नहीं है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनों का या न्यूट्रॉनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा है ट्रांसफॉर्मर। तीसरा देखना है आप ट्रांसफॉर्मर। आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मर को। तो आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा आपका ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और जानिए इसके बारे में। तो कहता है ट्रांसफॉर्मर भी एक विद्युतीय उपकरण है। ट्रांसफॉर्मर क्या है? विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से निम्न धारा को उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को निम्न धारा में परिवर्तित किया जाता है, इसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और इसके आधार पर जो ट्रांसफॉर्मर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्चई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन अपचयी ट्रांसफॉर्मर। कहता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बी नंबर हमारा आता है प्रिंसिपल कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन अन्वय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब अन्वय प्रेरण क्या है? तो कहता है समझिए कि ये आपका प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। तो अगर इसको से धारा जोड़ दिया जाए, मुख्य धारा जोड़ दिया जाए और ये इसके संपर्क में है और इसमें भी धारा आ जाएगा। इसमें धारा जोड़ा गया है, बाहर से डाला गया और इसमें धारा आ जाएगा। तो जिस घटना के कारण आता है उसी घटना को अन्वय प्रेरण कहते हैं। अब लिखेंगे कैसे? तो जब किसी, ये देखिए ट्रांसफॉर्मर का ये हो गया बनावट। अब आ जाइए पहले बनावट में, बनावट पार्ट को समझ लीजिए। ट्रांसफॉर्मर
बनाने के लिए नर्म लोहे का, ये किसका होता है, नर्म लोहे का आयताकार पतले पतले परत का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे क्रोड कहते हैं। अब इस क्रोड के एक सिरे पर तांबे के तार की क्या लपेट दी जाती है, कुंडली लपेट दी जाती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ दिया जाता है, मेन सोर्स से जोड़ दिए। तो जिस कुंडली को मुख्य स्रोत से जोड़ा जाता है उसको प्राइमरी कॉइल अर्थात प्राथमिक कुंडली कहते हैं, उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ट्रांसफार्मर के दूसरे हिस्से में अर्थात क्रोड के दूसरे हिस्से में तांबे की अन्य कुंडली लपेटी जाती है, जिसे बाहरी लोड से जोड़ा जाता है, उसे सेकेंडरी कॉइल द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये हो गया हमारा बनावट। अब आता कार्य कैसे करता है। तो देखिए जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पे कार्य करता है और उसी को दिया गया है अन्योय प्रेरण, अर्थात अन्योय प्रेरण की घटना को लिख देंगे, हमारा क्रिया विधि कंप्लीट हो जाएगी। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को मुख्य धारा से जोड़ा जाता है तब होता क्या है, जो समझेंगे थोड़ा सा इस स्टेप को, कि जो एससी है, एससी वाले चैप्टर में पढ़े हैं आप लोग कि जो एससी का ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। तो जो धारा है वो मैक्सिमम और मिनिमम होते रहती है। किसका हो गया, एससी इक्वेशन हो गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी वाले फॉर्म में। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो इसके कारण कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, जिसके कारण क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स क्या होता है ये भी बतला दिए हैं आप लोग को, कि यदि आवेश के कारण एक इकाई क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर धातु का क्या हो गया, ये जो आपका क्रोड धातु हो गया आपका, और इसी से तार गुजरा हुआ है, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो बन रहा, तो गुजरा, तो यहां पर क्या उत्पन्न हो गया, फ्लक्स। और फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन, किसके फ्लक्स में, प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और इसके निकट के कुंडली में भी फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जो इसके संपर्क में नहीं है। तो संपर्क में नहीं है तो इसीलिए इसको बोला कि अन्याय करने लगा, तो इसीलिए इसको बोल दिया अन्योय प्रेरण। तो कहा कि जब किसी प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उसके निकट रखे द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिस घटना को अन्वय प्रेरण कहते हैं। और यही प्रेरित धारा को हम बाहरी लोड से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब कहता है कि ऊंचाई कब बनता है और अपचयी कब बनता है, जो समझिए। तो ऊंचाई का मतलब हो गया कि वोल्टेज ज्यादा लेना है। तो वोल्टेज ज्यादा लेना है तो समझिए कि अगर इस प्राथमिक कुंडली में 10,000 फेरों की संख्या है तो द्वितीय कुंडली में अगर 20,000 कर देते हैं तो इसमें जो कुंडली की फेरों की संख्या है वो ज्यादा हो गया। तो वही कह रहा है कि यदि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा हो जाता है और प्राइमरी कॉइल में कम हो जाता है तो वो जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप कहलाएगा। और इससे क्या होगा कि अगर हमको वोल्टेज 11,000 आ रहा है, इसमें 20,000 फेरा कैले हैं, तो 11 से 25 निकाल के देना शुरू कर देगा। आगे कहता है कि यदि कम करना है तो क्या होगा, तो प्राथमिक कुंडली में अगर 10,000 फेरा है और द्वितीय कुंडली में हम 4,000 डाले, क्लियर है, इसमें 10,000 हो गया और इसमें 4,000। अब क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज के मान को, धारा के मान को कम करके देगा, तो हो गया आपका अपचायी ट्रांसफार्मर। इसी ट्रांसफार्मर से आपको क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसफार्मर की हानियों को भी लिखे। तो ट्रांसफार्मर में क्या हानियां होती है, तो ट्रांसफार्मर में होती है ये ताम्र हानि, कि तांबा जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो H बराबर I स्क्वायर RT के रूप में
जब गर्म होगा तो ये जो क्षय होगा उसको हम लोग ताम्र क्षय भी बोलते हैं। दूसरा आता है फ्लक्स हानि, कि फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा पूरा पूरा नहीं मिल पाता है। 11,000 लिया यहाँ से, ठीक है, और आपका 220 दे रहा। इस हानि को फ्लक्स हानि कहते हैं। आपका क्रोड हानि हो जाएगा। क्रोड हानि आपका ये भी लोहा, ये भी गलेगा। आगे कहता है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या हो रहा है कि जब ये वाला पार्ट नर्म लोहा का है तो जब इसमें लाइन आया तो आप पढ़े हैं कि जब किसी चालक पे तांबे की तार लपेट जाते हैं तो वो बन जाता है आपका सोलेनॉइड परिनालिका बन जाता है, और इसको विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका विद्युत चुंबक। क्या बन जाएगा? विद्युत चुंबक। तो जो लाइन देते हैं तो ये बार बार चुंबकित होता है, और लाइन कट हो गया तो बीच चुंबकित हो गया, अर्थात चुंबक का गुण खत्म हो गया। तो इसी के कारण जो इसमें हानि होती है, तो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने से जो हानि होती है उस हानि को शैथिल्य हानि कहते हैं। हाइड्रोलिसिस लॉसेस भी जाना जाता है। तो हम लोग सीख लिए 3 क्वेश्चन हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। अगला देखते हैं विभव मापी। अगला सीखना है विभव मापी। चलिए अब हम लोग देखेंगे, हमारा चौथा क्वेश्चन है विभव मापी। पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? जो कहता है कि यह एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं या दो सेलों का विद्युत वाहक बल का तुलना करते हैं। विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध और दो सेलों का विद्युत वाहक बल का क्या करते हैं? गणना करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर दे देगा कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों का विद्युत वाहक बल का तुलना कैसे करते हैं। अब देखिए, सिद्धांत दोनों कंडीशन में एक ही होते हैं। सिद्धांत कहता है कि विभव मापी की जो संवेदनशीलता है वो तार की लंबाई बढ़ने से बढ़ जाता है। तार की लंबाई पर ये बेसिकली डिपेंड आता है। आ जाइए, थर्ड पार्ट इसका है सी नंबर जो होता है वो बनावट। बनाते कैसे हैं? तो कहता है कि विभव मापी बनाने के लिए हम लोग एक कॉपर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स पत्तियों का उपयोग करते हैं जिसे श्रेणी क्रम में रखा जाता है, और इसमें मैग्नीन या कॉन्टेंटन का 4 से 12 मीटर तक लंबे तार का उपयोग करते हैं, जिसमें प्रत्येक पार्ट की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर ही होती है। कितनी होती है? 1 मीटर ही होती है। तो यही बोला गया कि 1, 2, 3, 4 मीटर से लेके ये 12 मीटर तक का सबसे मैक्सिमम जो जाता है, जिसको कैलकुलेशन में हम लोग यूज करते हैं, वो 11 मीटर तक ही यूज करते हैं। 12 मीटर यूज कर वो नहीं करते हैं। तो आ गया कि विभव मापी बनाने के लिए कॉपर की छोटी छोटी पत्तियां लेते हैं। इस पत्तियों में मैग्नीन या कॉन्टेंटन का 4 से 12 मीटर लंबे तार का उपयोग करते हैं, जिसे प्रत्येक तार को श्रेणी क्रम में 1 मीटर करके जोड़ दिया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए पॉइंट पर यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है, और इस बैटरी से एक लगा हुआ धारा नियंत्रक, जो ये तय करता है कि इसमें आपका धारा का मान ज्यादा ना हो, विद्युत वाहक बल से ज्यादा ना हो। इस प्रकार इस यहाँ पर से फिर देखिए, ये आगे कंडीशन हो गया। इसी प्रकार यहाँ तक ही छोड़ देंगे। कब? जब आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना हो तब। अज्ञात फिर आता है क्रिया विधि। इसे क्रिया में लाने के लिए जब यहाँ पर क्या करता है, इसे बैटरी से जोड़ा जाता है, तो जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है इस पार्ट में ये पार्ट कट जाएगा और गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट यहाँ से जुड़ जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो है ये विक्षेप देते हुए तार की लंबाई पर जाता है। फिर जब हम क्या करते हैं, बैटरी से वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो ई जो है विक्षेपण अपना हटा के दूसरे जगह चला जाता है। इस प्रकार हम लोग इसकी क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अगर देता है विभव मापी का तुलना करने के लिए, तब क्या करेंगे?
तो ये तो हो गया आपको अज्ञात प्रतिरोध के लिए। विभवमापी का तुलना करने के लिए बोलेगा तो जो फिगर में है ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट क्लियर है। सेम चीज लिखा जाएगा कि कॉपर की पत्तियां ए और आपका दिया गया है बी, जो लास्ट सिरा है मैग्नीन या कोटेटन के तार का 4 से 12 मीटर लंबे तार का उपयोग करते हैं, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ए पॉइंट से 2 बैटरी E1 और E2 लगा होता है। अब E1 E2 को यहाँ पर इस स्विच से K2 स्विच से कंट्रोल कर दिया गया और यहाँ जो है आपको इसको K1 स्विच से कंट्रोल कर दिया गया है कि बी में तक धारा न पहुंचे। यहाँ पर K1 स्विच लगा दिया गया। ये धारा नियंत्रक है कि K1 के पास उतना ही धारा आए कि इसके विद्युत वाहक बल से अधिक ना हो, कंट्रोल में रहे। अब ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जब ए से E1 को चालू करते हैं तो अगर इसकी लंबाई मान लिया जाए L1, यहाँ पर जो मेजर कर रहा है जॉकी ये कर रहा है L1, तो कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगी जो समझना है। यहाँ पर गणना में किसकी गणना कर रहे हैं हम लोग, विद्युत वाहक बल की तुलना में। तो जो गणना आपका आ रहा है लास्ट में विभवमापी में 2 सेलों का विद्युत वाहक बल में, तो जो E जो है क्या किया, E1 से जब धारा चालू किया, E2 नहीं था, ये E1 से कनेक्ट में था, तो इसकी लंबाई जो मिली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ L1। तो इसीलिए आ गया E1 बराबर KL1। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। जब धारा E2 से चालू किया गया, जब बैटरी E2 से धारा चालू किया जाता है और E1 को बंद कर दिया जाता है, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो विक्षेप देता है यहाँ। तो यहाँ की लंबाई जो है वो L2 है, तो इसीलिए E2 जो है वो विक्षेप दे रहा है L2 के, तो इसीलिए E2 बराबर KL2 इक्वेशन फर्स्ट। और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकंड को, तो K से K खत्म, तो मिलेगा हमारा E1 बट्टा E2 बराबर क्या मिल जाएगा, E1 बट्टा E2 बराबर L1 बट्टा L2, अर्थात E जो है डायरेक्ट L के प्रोपोर्शनल है। इसी से हम लोग विद्युत वाहक बल गणना करते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया चौथा नंबर विभवमापी। अब देखते हैं गोल चालक की धारिता। अब हम लोग को सीखना है धारिता के बारे में। 5वां टॉपिक है धारिता। तो धारिता पढ़े होंगे कि संधारित्र जो है जिसका खोज लेडेनजार ने किया है, जिसकी सहायता से किसी चालक में एक निश्चित दिशा में धारा के मान को बढ़ाया जाता है, वो संधारित्र कहलाता है। अब होता है किसी संधारित्र में एक इकाई वोल्टेज में वृद्धि के लिए किसी चालक में विभव में एक इकाई वृद्धि के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं, जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है। इसको द्वारा C द्वारा सूचित करते हैं। अतः C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा V। क्या हो जाता है, Q अपॉन V। तब यहां से समझते चलना है कि गोल चालक का धारिता क्या होगा। तो आपको याद दिलाते चले कि ये जो कैपेसिटर है नोटेशन, ये दोनों इक्वल होता है, जिसका खोज लेडेनजार ने किया है। अब इस कैपेसिटर में कहता है कि जो कैपेसिटी है C बराबर Q बटा V होता है। किसी चालक के एक इकाई विभव में वृद्धि के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। तथा धारिता बराबर आवेश बट्टा विभव हो जाता है। मात्रक निकालोगे कूलाम हो जाएगा, विभव के लिए वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट बराबर बन जाता है फैराड। इसी में पढ़े होंगे कि जब श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ा जाता है तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आता है, और जब समांतर में इसको जोड़ते हैं तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 व्यंजक मिलता है। तब हमारा क्वेश्चन है गोल चालक। तो एक गोल चालक का त्रिज्या मान लो R, गोल चालक का त्रिज्या
और यहाँ पर Q आवेश है। अब धारिता का मान निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा कि माना कि गोल चालक की त्रिज्या r है और चालक के केंद्र पर Q आवेश स्थित है। अब निकाल लेंगे आगे। इस सॉल्यूशन यहां से हमारा हो रहा है, आगे कर लेंगे कि चूंकि अगर इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं तो A बिंदु पर Q आवेश के कारण कुछ विद्युतीय विभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युतीय विभव। वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर V जो है 1/4πε0 Q/r पड़े होंगे बिंदु आवेश के कारण, तो V बराबर हो गया 1/4πε0 Q/r, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कर लेंगे? अब यही कर लेंगे धारिता के परिभाषा से। इसके बाद अब यूज हो जाएगा अब धारिता के परिभाषा से, तो C बराबर Q/V, इसीलिए C बराबर Q का Q और V का वैल्यू आया 1/4πε0 Q/r²। Q से Q कैंसिल, अब ये वाला पार्ट चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर 4πε0 r²। यही गोलचालक की धारिता आती है, या इसी को इस नियतांक है, तो आ जाता है, क्या आ जाता है देखेंगे क्या मिल गया? Q/r है, r² नहीं, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। ई मिल गया हमारा गोल चालक की धारिता। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है। तो छठा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेकर आप सारे वीडियो को ठीक है नोट करते जाएंगे, ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। अब कहता है संचित ऊर्जा का व्यंजक, ये कैसे निकालते हैं? तो मान लिया जाए कि दो गो आपका प्लेट है, जिस पर यहाँ पर कोई चार्ज था, तो इस चार्ज को लाकर हम इस प्लेट पे दे दिए। इस प्लेट पे चार्ज दिए तो Q आवेश को लाने में कुछ काम हुआ होगा, तो अर्थात यहाँ पर विभव भी बना होगा। क्या बना होगा? विभव। और ये पूरा पार्ट जो है आपका कैपेसिटर हो गया। क्या हो गया? कैपेसिटर। तो कहता है, क्या कहता है कि चूंकि विभव का जो मान है V बराबर क्या मिलेगा? W/Q। पढ़े हैं कि एक इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है। तो यहाँ से जो इस आवेश को हम लोग लेकर चले, तो किया गया जो कार्य है वो क्या बन जाएगा? यहाँ विभव। तो विभव बराबर W/Q। अब जब इस कार्य को ला रहे थे, तो कार्य में इसमें लाने में परिवर्तन हुआ, कार्य में परिवर्तन हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं dW/dQ। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर लिए, तो इसीलिए dW निकालेंगे तो हो जाएगा V/dQ। ये मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। तो अब यहां समझना है कि dW बराबर मिल गया V/dQ। अब W निकालना है, क्लियर है। और यही किया गया कार्य जो है संचित ऊर्जा में बदलता है, तो W कैसे निकलेगा? यहां से आ जाएगा इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे। कहा कि लाने में काम किया है, तो इंटीग्रेशन dW इंटीग्रेशन V/dQ। अब कहता है कि यहाँ जो है समझिए कि विभव होता कितना है,
तो विभव में अभी पढ़े कि विभव 1/4πε0 Q/R होता है, Q/R ई होता है। लेकिन धारिता है तो धारिता में जो विभव है वो कितना होता है, तो C बराबर Q/V, तो इसीलिए V बराबर क्या मिल जाएगा, Q/C। तो यहाँ हम यूज कर लेंगे कि चूंकि V बराबर Q/C, ये कहां से मिल गया, ये धारिता के परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से। तो इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन V की जगह हो जाएगा Q/C इंटू dq। अब कहा कि जब आवेश हमारा क्या था, शून्य था, तो कार्य भी कितना था, शून्य था। जब आवेश को Q लाया गया, Q किया गया, तो जो किया गया संचित ऊर्जा है वो U हो जाता है। तो यहां से क्या सोल्व हो जाएगा, स्टेप समझेंगे अब। तो dw को पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, डॉक्टर के टर्म में एक कोई भी हो सिंगल टर्म निकल जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा w, अपर लिमिट हो जाएगा आपका u, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, इक्वल टू यहाँ जो है वेरिएबल q टर्म है, तो q अंदर और c जो है 1/c बाहर, और q के पावर 1 है, तो पढ़े हैं कि q के पावर जो सोल्व होगा q के पावर 1 + 1/1 + 1, इस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं q के पावर 2/2, और लिमिट यहाँ जो था 0 से लेके q तक था, तो 0 से लेके q तक हो गया। अब यहाँ पर सोल्व करिएगा, w की जगह रखिएगा u और लोअर लिमिट 0, ये हो गया 1/c, और q की जगह q रखेंगे तो q²/2 - 0²/2, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो आगे स्टेप में हमको क्या मिल जाएगा, जो समझना है यार, तो मिल गया u - 0 इक्वल टू u मिलेगा सिर्फ 1/c, तो रहेगा इधर आ गया q²/2। अब फिर से यहाँ पर धारिता वाला परिभाषा लगा देना, 1/c, q की जगह cv का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा 2। तो यहाँ से u बराबर 1/c, c² v² बट्टा में 2, c से c कैंसिल, इसीलिए मिल गया u बराबर 1/2 cv²। ये होता है हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक। तो आज हम लोग सीखे 6 क्वेश्चन। आइए सीखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए औसत मान का व्यंजक क्या होता है, इसके बाद हम लोग सीख लेंगे। ये हम लोग हो रहा है 7वां क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए औसत मान का व्यंजक क्या होता है। तो आप देखें कि जो धारा का ग्राफ होता है वो इस प्रकार से जाता है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो आधे चक्र का कि यहाँ से ये चलकर यहाँ तक चलेगा, तो इसका औसत मान क्या होगा। तो आप लोग पढ़े हैं औसत मान में कि आई एवरेज बराबर इंटीग्रल आई dt बट्टा इंटीग्रल dt होता है, और आई बराबर जो है प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो आई बराबर I0 sin ω/t होती है। ये क्लियर है आप लोग को। तो यहाँ पर यूज कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, आई एवरेज इक्वल टू, तो आई का वैल्यू रख लेंगे, तो आई बराबर I0 sin ω/t, और लिमिट ले लेंगे, आधे चक्कर है तो 0 से लेकर t हाफ हो जाएगा, t हाफ हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन टर्म है यहाँ पर sin ω/t, डॉक्टर के टर्म के साथ t है, वेरिएबल t है, इसलिए t वाला पार्ट हमारा अंदर रह जाएगा और बाकी बाहर। तो I0 हो गया बाहर, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, तो माइनस ले लीजिए, साइन का होता है cos ω/t, और ओमेगा हमारा कोफिशिएंट टर्म है, ये चला जाएगा नीचे। नीचे dt को तोड़ेंगे, t अपर लिमिट t/2, लोअर लिमिट हो गया 0। आगे करते हैं, आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को निकाल लिया बाहर, तो माइनस I0, और cos ओमेगा की जगह यूज हो जाता है ओमेगा बराबर 2πn, और n बराबर होता है 1/f, तो इसीलिए ओमेगा बराबर हो गया 2π, n बराबर 1/f, तो 2π/f या 2π/t, आवर्तकाल बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो 2π/t हो गया। अब देखिए लिमिट जो लेना है, अपर है t/2, तो अपर लिमिट ले लिया t/2, और माइनस में cos ओमेगा की जगह 2π/t, और इंटू t के जगह वेरिएबल टर्म हो जाएगा 0, t से t कैंसिल हो जा रहा है हमारा,
2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये पूरा एंगल मिलके बन जाएगा 0, ये बन जाएगा सिर्फ पाई। नीचे देखिए t/2 माइनस 0 2π/t, इसको सोल्व करेंगे t/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस I0 cos पाई इंटू cos 0 हो जा रहा है, ये t/2 इंटू 2π/t, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल। ऊपर में देखिए माइनस से इसको में गुना कर देते हैं, फिर इसमें गुना कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा। तो cos 0 को लिख दिया पहले, cos 0 पहले, और cos पाई जो है माइनस में जा रहा है इस बाद में, बट्टा नीचे बचा पाई। पाई cos 0 का वैल्यू पढ़ाए हम लोग 1, cos पाई होता है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 1 हो जाएगा 2, तो 2 I0 बट्टा आ गया पाई। इसीलिए आई एवरेज जो है 2 I0 बट्टा पाई याद रखिएगा, या इसी को भाग करिएगा 2 और 22/7 जो है इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 14/22 भागा करिएगा 0.636, तो इसी को कहीं कहीं देगा 0.637 करके आपको देगा, तो 0.636 I0 आपको आ गया आधे चक्र के लिए। अब आते हैं पूरे चक्र में औसत मान क्या हो जाएगा। तो पूरे चक्र में जाओगे, आधे चक्र की जगह आप पूरे चक्र करोगे, तो ये जो लिमिट है t/2 से, तो 0 से t हो जाएगा, 0 से t रह जाएगा, बाकी समीकरण सेम रह जाएंगे। तो 0 से t लेकर चलते हैं, तो यहाँ तक तो आ रहा है कि I0 हमारा बाहर आ गया, साइन का हो गया माइनस cos ओमेगा t, ये हो गया 0 से लेकर t तक, ये भी हो जाएगा 0 से लेकर t तक। इसके पश्चात यहाँ पर अब देखना है क्या होता है जो, तो आई एवरेज में I0 हो जाएगा, माइनस बाहर ही निकाल लेते हैं, cos 2π/t, और अपर लिमिट t माइनस में cos ओमेगा, ये हो जाएगा 0 बट्टा t की जगह t करोगे, गुने ओमेगा की जगह 2π/t करोगे, t से t कैंसिल हो जा रहा है। तो इधर का जो पार्ट है उसको समझना है कि इधर क्या आएगा जो, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन चल रहा है आज का। आगे देखिए क्या मिल जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू -I0 और cos, ये जो t से t कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगी cos 2π माइनस में cos 0 बटा नीचे बचा 2π। तो यहां से सोल्व करोगे तो I0 फिर से माइनस गुना इसमें गुना कर लो, तो ये हो जाएगा cos 0 पहले और cos 2π हो जाएगा बाद में, बटा बच गया 2π। अब यहाँ से I0 हो जाएगा cos 0 होता है 1 और cos 2π भी होता है 1, बट्टा हो गया 2π। 1 में 1 करेंगे 0, 0 में I0 से गुना करेंगे, 0 में भागा करेंगे तो हो जाएगा 0। तो पूरे चक्कर के लिए जो औसत मान है वो आ गया आपका 0। यहां तक हम लोग देख लिए 8 क्वेश्चन। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। चलिए तो आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है हमारा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सचित्र वर्णन करें। किसका? चल कुंडली, जिसकी सहायता से हम लोग धारा मापने का कार्य करते हैं। तो इस भी आपका आंसर हो जाएगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से धारा की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। याद हो गया आपको? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से धारा की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। अब क्या आता है सिद्धांत, किस सिद्धांत पे ये काम करता है, प्रिंसिपल क्या है? तो देखेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जो है कुंडली से धारा प्रवाहित करने पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उस पर क्या होता है, बला घूर्णन का अनुभव होता है, और जिसके कारण गैल्वेनोमीटर कार्य करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण बला घूर्णन का अनुभव होता है, और इसी बला घूर्णन के सिद्धांत पर जो है गैल्वेनोमीटर कार्य करता है। आइए देखते हैं बनावट। अगला टर्म है हमारा बनावट। बनावट में क्या लेते हैं जो समझेंगे अब। बनावट में कहता है आपको कि गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए क्या लेते हैं, चुंबक का 2 ध्रुव ले लिए। चुंबक का 2 ध्रुव ले लिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों के बीच में एक बेलनाकार कुंडली लेते हैं, या इसको हम क्रोड बोल सकते हैं। क्रोड पे तार लपेटा होता है, तांबे की तार की कुंडली लपेटी जाती है। दोनों सिरों के
किसके, क्रोड के दोनों सिरों को इस प्रकार चूल से जोड़ देते हैं। किसको से, चूल से, ताकि ये जो हमारा चुंबक है वो स्थिर रहे और ये कुंडली जो है वो घूमते रहे। इस प्रकार से ये क्या होते रहे, घूमते रहे। अब कहता है कि जो ये आपका चूल है इसमें एक स्प्रिंग नियतांक T1 और दूसरा स्प्रिंग नियतांक T2 लगा देते हैं, ताकि जब ये घूमे और जब धारा न जाए तो अपनी मूल अवस्था में आ सके। इस प्रकार जो है एक कंपास इससे लगा देते हैं, जिसको संकेतक भी बोलते हैं, संकेतक, जो जब धारा देते हैं तो इसके विक्षेपण के सही मान को दर्शाता है। तो ये हो गया हमारा बनावट। इसको लिख भी दिया गया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में चुंबक का दो ध्रुव लेते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच में एक बेलनाकार कुंडली रखी जाती है। दोनों सिरों को, कुंडली के दोनों सिरों को चूल से इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि चुंबक स्थिर हो जाता है और कुंडली गतिशील हो जाती है। आगे कहता है बेलनाकार कुंडली को टी स्प्रिंग नियतांक को स्प्रिंग से जोड़ देते हैं। इसको स्प्रिंग से, जो लगा हुआ पार्ट है ये स्प्रिंग है, जोड़ देते हैं, ताकि क्या हो जाए, कुंडली जो है विक्षेप के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस आ सके। कुंडली से एक कंपास जो है संकेतक पैमाने तक जुड़ा होता है, जो धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यहां तक हो गया। ये हम लोग सीख लिए बनावट। आगे देखना है क्रियाविधि, ये काम कैसे कर रहा है। तो क्रियाविधि में देखिए कहता है कि इसको क्रिया में लाने के लिए, किसको क्रिया में लाने के लिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को क्रिया में लाने के लिए करते क्या है, तो कहता है कि धारा से जोड़ते हैं। किसको से, कुंडली को धारा से जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होता है कि जब इसमें धारा जाता है तो ये एक चुंबक के कारण, इधर चुंबक भी है, इसमें धारा विद्युतीय और चुंबकीय, तो यहाँ पर लगता है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का अनुभव होता है, जिससे कुंडली पर क्या होता है, जुड़ा हुआ कंपास ये घूमने लगता है और ये यहाँ से घूमने के कारण ये विक्षेपण देना शुरू कर देता है। और जहां तक इसमें धारा जाएगा उतने इसमें विक्षेपण होगा, बलाघूर्ण होगा, और ये धारा के उपस्थित मान को बतलाता है कि धारा 4 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, कितना आपका है। आगे कहता है कि इस पर उपस्थिति को ज्ञात कैसे करते हैं, तो इस टर्म को देखना है आपको। तो पढ़े हम लोग पहले भी कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक क्या होता है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि बलाघूर्ण बराबर बल गुने बलबाहु होता है। तो टॉर्क बराबर क्या आ गया, तो टॉर्क बराबर, तो बल कितना लगा रहा है, तो ये जो बल है जब घूमता है तो बल कितना लगा रहा है, तो ये जो स्प्रिंग वाला पार्ट है ये बेलनाकार, तो जब घूम रहा है तो घूमने से जो बल लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, एफ। अब इसकी कुछ लंबाई भी है, तो बलबाहु भुजा कितना हो गया, तो जो टॉर्क है वो हो गया एफ गुने एल। अब कहता है कि चुंबक जो है इसके साइड में चुंबकीय क्षेत्र भी बना रहा होगा, ये कितना बना रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि B बराबर एफ बट्टा एम, और एम क्या होता है, इसके ध्रुवीय तीव्रता, और एम बराबर होती है आई एल। तो क्या हो जाएगा, B बराबर एफ बट्टा एम का वैल्यू हो गया आई एल, तो इसीलिए एफ का मान कितना हो जाएगा, तो बी आई एल। तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो टॉर्क बराबर मिल गया बी आई एल गुने एल, तो टॉर्क बराबर बी आई गुने एल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल जाएगा, टॉर्क बराबर, तो टॉर्क बराबर ई एल स्क्वायर, अर्थात क्षेत्रफल हो जाएगा, तो बी आई ए हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब कहता है कि ये जो घूमता है तो यहाँ से कुछ थीटा कोण बनाता है, तो जो बलाघूर्ण है वो थीटा कोण के समानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है, समानुपाती। तो जो टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, तो इसलिए टॉर्क बराबर के थीटा, इसको कर लिए सेकंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को करेंगे तुलना, तो तुलना, तो टॉर्क से टॉर्क कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो मिलेगा हमको बी आई ए बराबर के थीटा। अब यहां से निकालना है धारा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा,
तो आई बराबर आई निकालेंगे तो हो जाएगा के थीटा बट्टा में बी ए। अब यहां से जो ये टर्म है कांस्टेंट, ये है नियतांक। क्या है? नियतांक। इसीलिए हम लोग को मिल जाएगा आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा की जितना ज्यादा धारा देगा, ठीक है, उतना ज्यादा विक्षेपण होगा, धारा कम होगा, विक्षेपण आपको कम होगा। इस प्रकार आज हम लोग सीखे नॉन लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको किस प्रश्न में दिक्कत हो रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।